हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को वन शॉट में कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने बाकी 3 चैप्टर्स को कवर किया है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और ऐसे भी चैनल में देखोगे तो वीडियोज़ मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको इसका PDF चाहिए तब आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी और व्हाट्सएप कम्युनिटी, दोनों में ही आपको मिल जाएगा। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हो, आपका मन है तो आप दोनों कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये जो चैप्टर है आपकी जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में है। अब हमारी जो साइकोलॉजी है या फिर जनरली हमारी जो माइंड है, अगर मैं कहूँ कि जनरली हमारा जो माइंड है उनमें बहुत सारी चीज़ें होती है और वो सारी चीज़ें जब ऑर्डर में नहीं रहती हैं, जब वो ऑर्डर में नहीं रहती है तब वो कैसे रहती है, वो डिसऑर्डर हो जाती है, यानी वो ऑर्डर में नहीं है, तो हम उसको कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यानी आपके माइंड में हर वो चीज़ें, माइंड की हर एक प्रोसेस, मेंटल प्रोसेसेस आपके अगर ऑर्डर में नहीं हो रही है, वो अगर उनका ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, वो डिसऑर्डर में है, तब हम उनको कहते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये एक बेसिक सी बात है बस आपको समझाने के लिए। ओके, अब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये जो नोट्स हैं आपके प्योर NCERT बेस्ड है, कोई वो नहीं है, दोहराए नहीं है। NCERT में से मैंने इनको लिखा है क्योंकि NCERT हमारी माता है, NCERT ही गीता है, उसी को हमें पढ़ना है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मेनली क्या है? पैटर्न्स ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर कॉजिंग डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन एंड डेविएंस। तो हमारी जो थॉट्स है, फीलिंग्स है, ये बिहेवियर्स है, उनसे हमें जो भी दिक्कतें आती है, जो भी समस्या आती है, उनको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और इनके लिए, इनके बारे में जितनी भी मिथ्स है, जितनी भी स्टिग्मा है, उनको अगर हमें रिड्यूस करना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है? साइंटिफिक स्टडीज़ की ज़रूरी है, और वही हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ओके, अब हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है, मैं इसको थोड़ा साइड कर लेती हूँ। अब ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कि एक्चुअल में एबनॉर्मलिटी क्या है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या है। ओके, तो एबनॉर्मल का लिटरली जो मतलब होता है वो होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी जो नॉर्मल नहीं है, जो नॉर्मल से थोड़ा सा दूर है, फार अवे पे है, उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल। ओके, तो एबनॉर्मल मीन्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, जो नॉर्मल से दूर है, नॉर्मल नहीं है, यानी नॉर्मल होने से उसका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। ओके, अभी नॉर्मलिटी वर्सेस जो एबनॉर्मलिटी है ना, इसका बहुत ज़्यादातर ये जो चीज़ है कि क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, ये बहुत ज़्यादा कल्चर और कल्चर पे, कॉन्टेक्स्ट पे और कल्चरल नॉर्म्स पे डिपेंड करता है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी एक चीज़ है और ये कल्चर 1 है और ये कल्चर 2 है। अब इस चीज़ को कल्चर 1 में बहुत सही माना जाता है और इस चीज़ को कल्चर टू पे गलत माना जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा ये चीज़ करेगा, कल्चर 2 में रह के अगर ये चीज़ कोई बंदा करेगा तो ये चीज़ यहाँ पे एबनॉर्मल होगी, लेकिन अगर इधर बंदा करेगा तो इसके लिए नॉर्मल होगी। ओके, समझ आ गई बात। अब एबनॉर्मलिटी पे ना 4 Ds है, और अगर इन 4 D, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 4 फैक्टर्स हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम कहेंगे कि ये चीज़ एबनॉर्मल है। ओके, तो पहला डी क्या है हमारा? डेविएंस। ये मतलब आप ऐसे समझ ली कि फीचर्स है, अगर ये 4 फीचर्स है तो हम कहेंगे चीज़ें एबनॉर्मल है। पहला है डेविएंस। डेविएंस मतलब जो थोड़ा डिफरेंट है, जो थोड़ा अनयूजुअल है। समझ आ गई बात। फिर है डिस्ट्रेसिंग। डिस्ट्रेसिंग मतलब जिससे स्ट्रेस होता है, जो अनप्लीजेंट है, अपसेटिंग टाइप का चीज़ है। फिर तीसरा है डिसफंक्शनल। वो डिसफंक्शनल है, यानी पर्सन की जो डेली एक्टिविटीज़ है उनको एक कंस्ट्रक्टिव वे में करने के लिए जो उनकी एबिलिटी है उसको इंटरफेयर कर रहा है, यानी उसका फंक्शन सही से नहीं हो रहा है, डिसफंक्शनल। और चौथा है डेंजरस। द पर्सन और टू अदर्स, उस इंसान के लिए भी वो चीज़ डेंजरस है, दूसरों के लिए भी डेंजरस है। तो ये 4 चीज़ें अगर होगी तब हम कहेंगे कि ये जो बिहेवियर है वो कैसा है? एबनॉर्मल बिहेवियर है। ओके, तो अगर आपको अभी सवाल पूछता है कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, या फिर आप 4 ऐसे फीचर्स बताओ जिससे आपको पता लगे कि कोई फीचर्स या फिर कोई बिहेवियर एबनॉर्मल है। पहला है डेविएंस, डिस्ट्रेसिंग, डिसफंक्शनल, डेंजरस। हो गई बात। एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है? जो माल एडप्टिव है, सफरिंग कॉज करता है और
सोशल नॉर्म्स और कल्चर के अगेंस्ट है। ओके, अब यहाँ पे स्टिग्मा करके एक कॉन्सेप्ट है। स्टिग्मा का मतलब होता है निगेटिव लेवल अटैच टू मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के रिगार्डिंग जो भी निगेटिव लेवल अटैच किए हुए हैं कि मतलब किसी को अगर मेंटल इलनेस है माने बंदा पागल है, ऐसा है क्या? ज़रूरी नहीं है कि बंदा पागल है, मतलब हर कई तरीके के इलनेस हो सकते हैं। मेंटल इलनेस है इसका मतलब सीधा पागल है ये नहीं है। तो ये एक स्टिग्मा है जो हमारी सोसाइटी में है। तो ऐसे जितने भी लेवल्स अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। अब ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे वो एक मीम याद आ रहा है, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा। माय बैड, सॉरी। तो अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं, ये जो साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स हमारे हैं ये कहाँ से आया, कैसे आया, थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो कहाँ से कैसे नहीं, मतलब पहले लोग कैसे देखते थे इन चीज़ों को और अब कैसे दिखते हैं वो चीज़। तो पहले तो देखते थे कि ये चीज़ें सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, यानी अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो ये ज़रूर किसी स्पिरिट की वजह से होगा, डीमन के वजह से होगा, या फिर विच का यानी चुड़ैल टाइप का कुछ अगर है तो ये चीज़ें होंगी। मतलब कोई आत्मा का वह है, कोई डीमन का है, या फिर कोई चुड़ैल वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका ट्रीटमेंट अब क्या हुआ होता था? ट्रेफिनेशन, जो स्कल है स्कल में ड्रिल कर देते थे, और एक्सोर्सिज्म, प्रेयर्स, रिचुअल्स, मैजिकल राइट्स। तो कुछ मैजिकल राइट्स कर लिया, मतलब कोई मंत्र उच्चारण कर लिया, फिर उनके लिए कोई प्रेयर कर लिया, कोई रिचुअल्स कर लिया। आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखते हो। या फिर जो स्कल है, ऐसे नहीं होता इंसान का अभी मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं बनेगा तो मैं ना ही करना बेहतर होगा, तो उसमें ड्रिल कर देते थे ताकि जो चीज़ें वो निकल जाए ऐसे। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आया कि चलो पहले लोग सोचते थे कि ये चीज़ें सुपर नेचुरल हैं, फिर लोग सोचने लगे कि नहीं बायोलॉजिकल है। फिर हमारे यहाँ हिपोक्रेट्स ने कहा कि नहीं ये चीज़ें बायोलॉजिकल भी है। उन्होंने एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने कहा कि इसका जो कॉज है, ये जो डिज़ॉर्डर्स हमारे होते हैं इसके कॉज है, क्या कॉज है? इम्बैलेंस है। हमारे 4 ह्यूमर्स है, उन 4 ह्यूमर्स में 4 ह्यूमर्स में अगर इम्बैलेंस है तब ये चीज़ें होती है। जैसे वो कौन कौन से हैं? ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल और फ्लेगम। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी चैप्टर 3 में। और इनके टर्म्स जो थे, उन्होंने क्या टर्म्स दिया था? जैसे अभी हम डिप्रेशन कहते हैं, डिप्रेशन को उन्होंने कहा था मेलानकोलिया। फिर जैसे एक्साइटमेंट को मैनिया, कन्वर्जन सिम्टम्स को हिस्टेरिया 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 उन्होंने ऐसे करके कहा था। और इसके ट्रीटमेंट में उन्होंने क्या कहा था कि चेंज इन लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज। बंदा एक्सरसाइज करेगा, डाइट अच्छा लेगा, लाइफस्टाइल चेंज करेगा तो चेंज हो जाएगा। हो गई बात। फिर उसके बाद इसको देखो, पहले तो ये इन चीज़ों को आत्मा वात्मा चुड़ैल वाली चीज़ें समझा गया। फिर समझा गया कि ये बायोलॉजी में कोई प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी तो अब आ रहा है, देखो साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन उसके बाद आया, 3rd नंबर पर आया साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन। अब जाके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया है कि साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स है, स्ट्रेस है और फॉल्टी लर्निंग, इन सारी चीज़ों के वजह से ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती हैं। अब उसमें क्या है? उसमें भी 3 एज है, मतलब 3 अलग अलग टाइम फ्रेम है उसी में। तो पहला है एज ऑफ रीज़न एंड एनलाइटमेंट, शिफ्ट टू रीज़न, साइंस, ह्यूमन डिग्निटी इन अंडरस्टैंडिंग डिसऑर्डर्स। तो पहला स्टेज तब आया जब लोग रीज़न देने लगे और एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ने लगे। यानी उन्होंने कि कुछ चीज़ क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इनमें लोगों की ह्यूमन डिग्निटी कितनी है, कैसी है, उन सारी चीज़ों को देखने लगे। फिर उसके बाद रिफॉर्म मूवमेंट। तो अब जब लोग समझने लगे, उसके पीछे का रीज़न निकालने लगे, तब उसको रिफॉर्म भी लोग करेंगे, जाहिर सी बात है। तब हमारा ये फिलिपी पिनेल फ्रांस से, डोरोथेया डिक्स यूएसए से, और उन्होंने मोरल ट्रीटमेंट को प्रमोट किया और ह्यूमन केयर को प्रमोट किया कि लोगों को मोरल ट्रीटमेंट देना चाहिए, लोगों को बहुत ज़्यादा केयर देनी चाहिए। यानी जो भी लोग वो ऐसे था जैसे अभी वो नहीं होता है होम, नर्सिंग होम, ओल्ड एज होम, ऐसे टाइप का। तो उनका ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट था कि ऐसे होम बना के उधर सारे ऐसे लोगों को रखो, उनको मोरल ट्रीटमेंट दो, केयर करो और फिर उनको ठीक करो, ऐसा। और इन्हीं सारी चीज़ों से लास्ट में हमारा एक मॉडल आया जिसको हम कहते हैं बायो साइको सोशियल मॉडल, मॉडर्न व्यू के तौर पे। डिसऑर्डर सीन एज इंटरेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। तो अब हमारा जो मॉडल है, मॉडर्न मॉडल हमें क्या कहता है कि सारे ये जो डिसऑर्डर्स हैं 3 चीज़ों के
इंटरेक्शन से है, यानी कोई भी चीज़ों का इंडिविजुअली हाथ नहीं है किसी भी चीज़ में। बायोलॉजिकली प्रॉब्लम होगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, सोशल प्रॉब्लम होगा, तब जाके एक डिसऑर्डर बनेगा। यानी ये जो एक कोई भी डिसऑर्डर है 3 चीज़ों से लिंक है। ओके, तो अब हमने थोड़ा हिस्ट्री देख लिया, छोटा सा ही था, मतलब था नहीं छोटा सा, बट हमें वन शॉट में छोटे में ही कवर करना है। अब हम इन सारे डिसऑर्डर्स को थोड़े क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो क्लासिफिकेशन में हम पहला हम किससे क्लासिफाई करेंगे, हमारा जो DSM-5 है उसके तौर पे क्लासिफिकेशन होगा। फिर अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन एंड ICD-10, जिसको कि हम कहते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, विच इज़ नोन एज द ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स एज पर हो इन इंडिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे हम जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उनको क्लासिफाई करते हैं। तो इतना अगर आपको याद भी नहीं रखना, आप सिंपल याद रखो, DSM याद रखो, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन याद रखो, ICD याद रखो, और एक क्या है, अच्छा एक हो है WHO। इतना सारा आप याद रखो। और ये जो कैटेगरी जो बनाया गया है, ये किसके बेसिस पे बनाया गया है, सिम्टम्स के बेसिस पे, ड्यूरेशन के बेसिस पे, इंटेंसिटी के और इम्पेयरमेंट के बेसिस पे भी बनाया गया है। ओके, अभी ये जो हमारा जो एबनॉर्मल बिहेवियर है, जिससे कि बेसिकली हमारा जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, तो हमने देखा ना कि क्या है, बायोलॉजिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा और सोशल होगा। तो इन सारी चीज़ों में 3 तरीके के फैक्टर्स होते हैं जिससे कि कोई भी हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल होता है और उससे हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है। तो वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल। तो सबसे पहले अपन बायोलॉजिकल देखते हैं। तो अगर कई बार किसी के जीन में कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब जो जेनेटिक्स है, उन जेनेटिक के प्रॉपर जो स्ट्रक्चर में कोई अगर प्रॉब्लम आता है जेनेटिक फैक्टर्स में, तब जाके हमें बहुत सारी डिसऑर्डर्स होती है। जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर मेन है, ये होती है, सिजोफ्रेनिया होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। फिर अगर किसी के एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस हैं, मेल न्यूट्रिशन है, इंजरीज हैं, ब्रेन डैमेज हो जाती है, उससे भी होती है। और तीसरे में अगर जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, एग्जाम्पल लो गाबा, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, एक्सेस डोपामिन अगर होता है तो सिजोफ्रेनिया होती है। जैसे लो अगर GABA अगर लो होता है तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। गाबा ऐसे भी कहते हैं, बट GABA सही रहता है ज़्यादा। ओके, और अगर किसी को डोपामिन एक्सेस में हो जाता है तब उसको सिजोफ्रेनिया है। सेरोटोनिन किसी में लो है तो उसको डिप्रेशन होती है। तो जो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो उसमें भी अगर कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब कम ज़्यादा, या फिर आप सीधा भाषा में उसको फ्लक्चुएशन अगर कहो, तब भी प्रॉब्लम होती है। ओके, अब हम देख लेते हैं साइकोलॉजिकल, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो अब हमारा देखते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या है भाई, अगर मैटरनल डिप्रीवेशन है, यानी जब बच्चा माँ के पेट में था तब अगर उसको कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसमें अगर उसको डिप्रीवेशन मिला है, जैसे सही से अगर पेरेंट्स के बीच में, चाइल्ड के बीच में रास्ता एक बना नहीं है, कनेक्शन नहीं बना है, तब जाके भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कोई बात बच्चा करना नहीं चाहते लोग, तो शुरू में से ही उसको रिजेक्ट वाली भावना आती है। कई बार ओवर प्रोटेक्शन कर देते हैं, ओवर परमिसिवनेस, फॉल्टी डिसिप्लिन, ये सारी बहुत सारी चीज़ों की वजह से। यानी अगर मैटरनल डिप्रीविएशन, यानी माँ और बच्चा के बीच में अगर बॉन्ड सही नहीं है, उससे भी बच्चे को डिसऑर्डर्स या फिर एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकते हैं। फिर मैल अडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर, किसी के फैमिली स्ट्रक्चर ही सही नहीं है और टॉक्सिक फैमिली है, उसको भी एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकते हैं। फिर अगर किसी को में स्ट्रेस बहुत है, लर्निंग उसकी सही नहीं है, फॉल्टी कॉग्निशन है, यानी उसके जो बिलीव्स हैं वो इरेशनल बिलीव्स हैं, तब भी जाके वो उसका बिहेवियर एबनॉर्मल होगा। और अगर मेजर साइकोलॉजिकल मॉडल्स एक्सप्लेन एबनॉर्मलिटी, साइकोडायनामिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, एग्जिस्टेंशियल, ये सारी चीज़ों पे भी अगर किसी का तालमेल सही नहीं बैठता है, जैसे किसी का साइकोडायनामिक जो प्रोसेस है, जो साइकोडायनामिक स्टेज है वो उसका सही नहीं है, जो बिहेवियरल जब उसने सीखना था, जैसे बिहेवियर वो देखेगा वैसे ही सीखेगा, तो अगर वो गलत देखेगा, गलत करेगा, एबनॉर्मल करेगा। कॉग्निटिव भी वही है, मेंटल प्रोसेस अगर सही नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉब्लम है, यानी कहीं ना कहीं अगर फैमिली में प्रॉब्लम है, सीधी बात समझो आप, फैमिली में अगर प्रॉब्लम है, पेरेंट्स में अगर प्रॉब्लम है,
तब जाके मतलब पेरेंट्स में नहीं, मतलब आपस में पेरेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है, पूरी फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, तब जाके बच्चे का बिहेवियर एबनॉर्मल बनेगा। अब नेक्स्ट हमारा आएगा सोशल कल्चर, सोशल फैक्टर्स। तो सोशल फैक्टर में जैसे वॉर हो जाता है, वायलेंस हो जाती है, ग्रुप प्रीजुडिस हो जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, रैपिड सोशल चेंजेस, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे भी कोई भी इंसान इफेक्ट होता है। सोशल नेटवर्क, सोशल सपोर्ट, आइसोलेशन, इंक्रीज रिस्क। तो सोशल नेटवर्क कैसा है, कोई इंसान कैसे सिचुएशन में है उससे भी उसको बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट होता है। इंसान किस तरीके के नेटवर्क में वो है, उसको सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उससे भी होता है। अगर वो आइसोलेशन में रहेगा तब उसकी रिस्क बढ़ जाएगी, ये सारी चीज़ें होने में। आइसोलेशन माने अकेला। फिर अगर सोसाइटी में बहुत सारे लेबल्स भी लगे रहते हैं, बहुत रोल होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, जिससे कि बिहेवियर ख़राब होता रहता है। जैसे कि कई बार आप ऐसे सोचो, एक फ्रेंड ग्रुप है, उसमें कोई बच्चा है जो थोड़ा गरीब है और बाकी बच्चे सब मान लो वेल टू डू फैमिली से आते हैं, तो वो जो वेल टू डू फैमिली में के हैं, चांसेस है कि वो गरीब वाला बच्चे उसको बुली करे, वो उनके साथ फिट ना बैठ पाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी वाली चीज़ें हैं, ये हैं। अभी नेक्स्ट एक और मॉडल है डायाथेसिस स्ट्रेस मॉडल। तो इसमें क्या होता है, डायाथेसिस का मतलब होता है बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन है, वल्नरेबिलिटी। स्ट्रेसर्स में इसमें क्या होता है, पैथोजेनिक लाइफ इवेंट्स। तो डायाथेसिस का मतलब है बायोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन, वल्नरेबिलिटी, मतलब बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम अगर है, तब इस मॉडल में हम ये देखते हैं। डायाथेसिस का मतलब है कि कोई भी प्रीडिस्पोजिशन यानी पहले से अगर कोई चीज़ मतलब डाली हुई है किसी के माइंड में, या फिर इसी को हम कहते हैं कि प्रीडिस्पोजिशन। तो बायोलॉजिकल मतलब जेनेटिक्स आया है, जेनेटिक्स से। साइकोलॉजिकल भी जेनेटिकली आ सकता है, या फिर चाइल्डहुड उसके एनवायरनमेंट कैसा रहा, उसकी चाइल्डहुड कैसे रही, इन सारी चीज़ों से आती हैं। तो इसको हम कहते हैं डायथेसिस। तो इसमें स्ट्रेसर्स क्या है, स्ट्रेसर्स होता है वो चीज़ जिनसे कि स्ट्रेस होता है। तो पैथोजेनिक लाइफ इवेंट, जितने भी हमारे लाइफ के इवेंट्स हैं वो जितने गंदे होंगे, ख़राब होंगे, वो हमें स्ट्रेस देंगे। और इसमें डिजॉर्डर्स क्या होते हैं, डिजॉर्डर डेवलप हुए डायथेसिस प्लस पैथोजेनिक स्ट्रेसर इंटरेक्ट। और उसी से डिजॉर्डर कब आता है, जब ये डायथेसिस और स्ट्रेसर इंटरेक्ट करते हैं आपस में। यानी अगर किसी इंसान को बायोलॉजिकली भी वो थोड़ा सा वीक है, साइकोलॉजिकल भी उसके दिमाग में उल्टे सीधी चीज़ें हैं, और साथ के साथ अगर उसके लाइफ में कोई ख़राब इवेंट भी हुआ है, तब जाके क्या होगा, उसको डिसऑर्डर होगा। जैसे कि एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, ऐसी चीज़ें हो सकती है। यानी आप ऐसे सोचो कि साइकोलॉजिकली किसी के मन में ऐसा दिया गया है कि अगर तुम ऐसा ऐसा करोगे तो एक्सीडेंट होगा, और पैथोजेनिक लाइफ इवेंट में मानो बंदे का एक्सीडेंट हो गया। अब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह ये सारी चीज़ जानबूझ के तो होती नहीं है, लेकिन उसके मन में हमेशा वो गिल्ट में रहेगा कि यार मेरी दादी ने या फिर मम्मी ने ऐसे कहा था कि मैं ऐसा करूँगा तब एक्सीडेंट होगा, मैंने ऐसा किया, मैंने उनकी बात नहीं मानी तो एक्सीडेंट हो गया। तो इस वजह से बंदा पूरे टाइम एंजाइटी में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, एक गिल्ट में रहेगा, है ना, गिल्ट में रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। ओके, अब हम आ गए हैं मेजर साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स पे। अब तक तो हमने थोड़ी बहुत इधर उधर की कहानी देखी थी, अब डिजॉर्डर्स है हमारे कुछ कुछ, हम उनको देख लेंगे, बस ज़्यादा उतना है नहीं। मैं चाहूँगी कि आप लोग बहुत ध्यान से देखो इस पार्ट को, और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी नहीं, बस क्योंकि वन शॉट है, आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ज़्यादा लंबा खींचूँगी तो। ओके, सो मेजर साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स में पहला अपना है एंजाइटी डिजॉर्डर्स। तो पहले हम देखेंगे एंजाइटी क्या है, फिर हम देखेंगे अलग अलग टाइप क्या है एंजाइटी डिजॉर्डर्स के। तो एंजाइटी क्या होता है, जब आपको डिफ्यूज वेग अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फेयर एंड एप्रीहेंशन, ये सारी चीज़ें आती है। मतलब आपको अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, आप डिफ्यूज होते हो, मतलब आप स्टेबल नहीं रहते हो, वेग यानी आप स्टेबल नहीं रह पाते हो, आपको डर लगता रहता है, आपको कुछ तो मतलब एक थ्रेटन महसूस करते हो आप, एंजाइटी में ऐसा होता है। तो इसमें क्या क्या टाइप हो सकते हैं, पहला है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम जीएडी कहते हैं। इसमें पर्सिस्टेंट वरी, आपको हमेशा चिंता बनी रहेगी, टेंशन, अनइजीनेस, आपको मतलब हैवी एक लगेगा, सही नहीं लगेगा, ईजी नहीं लगेगा। ओके,
फिर इसमें फोबियाज आपके होंगे, जैसे कि इरेशनल इंटेंस फेयर। फोबिया मतलब पता है डर, हम कहते हैं इरेशनल इंटेंस फेयर। तो इसमें स्पेसिफिक फोबियाज भी हो सकती है, जैसे एनिमल को लेके, नेचुरल एनवायरनमेंट को लेके, ब्लड इंजरी सिचुएशन में कोई भी उसमें भी हो सकता है। फिर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स, किसी भी सोशल सेटिंग में आपको डर लगेगा जाने में, आपको लगेगा कि वहाँ पर आपकी एक निगेटिव इवोल्यूशन होगी। फिर एगोरोफोबिया, जिससे कि लोगों की ओपन प्लेस या फिर पब्लिक प्लेस में जाने में डर लगता है। फिर पैनिक डिसऑर्डर होता है। पैनिक डिसऑर्डर में उसको रिकरेंट पैनिक अटैक्स आते हैं, जैसे स्वेटिंग होगा, ट्रेमलिंग होगा, चोकिंग, डिजीनेस, फियर ऑफ डाइंग, ऐसा भी होगा। मेरी एक फ्रेंड है, वो एक एंट्रेंस के लिए गई थी एग्ज़ाम देने के लिए, और उसको एग्ज़ाम हॉल में एंट्री लेने से पहले उसको पैनिक अटैक आ गया। तो आप सोच सकते हो वो कितनी मतलब टेंशन ले रही होगी उसी टाइम पे। तो फिर एक आता है हमारा सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये बेसिकली बच्चों में देखा जाता है, मतलब एक्सेसिव एंजाइटी रिगार्डिंग सेपरेशन फ्रॉम होम अटैचमेंट फिगर्स। तो कोई भी अगर बच्चा है, अगर उसकी माँ है, वो हमेशा माँ के साथ रहती है, तो अगर उसको किसी और ने गोद में ले लिया तो बहुत ज़्यादा वो डरेगा। वो जब तक माँ को नहीं देखेगा चुप नहीं बैठेगा। फिर हो सकता है माँ की जगह नैनी भी अगर है, कोई भी मतलब जो अटैचमेंट फिगर जो भी है, उससे अगर दूर होने पे उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो ऑब्सेशन का मतलब होता है पर्सिस्टेंट इंट्रूसिव थॉट, इमेजेस, इम्पल्सेस, और कंपल्शन का रिपीटेटिव बिहेवियर्स टू रिड्यूस एंजाइटी। ऑब्सेशन मतलब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, आपको बार बार उसी चीज़ के थॉट्स आते हैं, इमेजेस आते हैं। और कंपल्शन मतलब आपको लगता है कि कोई चीज़ को आप बार बार रिपीट करते रहते हो। कंपल्शन मतलब कंपलसरी है, करना है, ऐसा लगता है। और ऑब्सेशन मतलब आप ऑब्सेस्ड हो गए उसी चीज़ के बारे में, उसी को देखोगे, उसी को सोचोगे, दैट्स इट। वो नहीं है मैं अपनी फेवरेट हूँ, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड, यानी आप सेल्फ के बारे में ही देखते हो, सुनते हो, करते रहते हो, कहानी सारी चीज़ें। ओके, टाइप क्या है? पहला है ओसीडी। फिर दूसरा है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, प्रीऑक्यूपेशन विथ इमेजिन एग्जैजरेटेड डिफेक्ट्स इन अपीयरेंस। तो आप इतना बॉडी को देखते हो, आपको लगता है कुछ तो डिफेक्ट है। होर्डिंग डिसऑर्डर, जिसमें आप डिस्कार्डिंग पोजीशंस में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, आप पोजीशन पे डिफ़िकल्टी महसूस करते हो, किसी चीज़ को पोजेस करने में आपको डिफ़िकल्टी होती है। फिर आता है ट्रिकोटिलोमेनिया, जिसमें हेयर पुलिंग डिसऑर्डर, बाल खींचने की जो आदत होती है उसको कहते हैं। फिर हमारा है ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो एक है पीटीएसडी, बहुत कॉमन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो किसी भी ट्रॉमा में स्ट्रेस होता है तो डेवलप्स आफ्टर ट्रॉमा, किसी भी आपको ट्रॉमा हुआ, उससे स्ट्रेस हुआ तो उससे ये आएगा। फिर इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स में आपको फ्लैशबैक्स आएंगे उस ट्रॉमेटिक इवेंट के, नाइटमेयर्स, इमोशनल डिस्ट्रेस, हाइपर एरोजल, ये सारी चीज़ें। यूजुअली ये एक्सीडेंट अगर होता है, डेथ अगर होता है, तो ये इन चीज़ें होता है। फिर एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, ये पीटीएसडी की जैसा ही है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए है, ये ट्रॉमा के 4 हफ्ते तक आ सकता है। लेकिन जो पीटीएसडी है ये ट्रॉमा के बाद डेवलप होता है, मतलब हमेशा आ सकता है। ओके, फिर हमारा चौथा है सोमेटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो सोमेटिक माने सोमा जहाँ पे आएगा बॉडी आ जाएगा, सोमेटिक माने बॉडी, मतलब सोमाटिक अगर आएगा तो बॉडी आएगा। तो सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स में एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद इन बॉडीली सिम्टम, जैसे पेन, फटीग विदाउट मेडिकल कॉज। तो आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके शरीर में हमेशा बॉडी में पेन होता रहेगा, फटीग महसूस होता रहेगा। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये आपको हमेशा डर लगा रहता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी, जबकि कोई एविडेंस नहीं है कि हो सकता है या फिर होगा। और कन्वर्शन डिसऑर्डर्स, अर्लियर कॉल्ड हिस्टेरिया, लॉस ऑफ मोटर सेंसरी फंक्शंस विदाउट ऑर्गेनिक बेसिस। तो कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिक तरीके से कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी जो मोटर या फिर जो सेंसरी फंक्शंस है वो धीरे धीरे लॉस कर देते हैं। ओके, फिर हमारा पांचवा है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स माने ब्रेकडाउन ऑफ मेमोरी, आइडेंटिटी और परसेप्शन। यहाँ पे लोग डिसोसिएट कर जाते हैं, यानी अपनी जो आइडेंटिटी है, जो मेमोरी है, याददाश्त वगैरह भूल जाते हैं। टाइप में डिसोसिएटिव एमनेसिया, सडन इनएबिलिटी टू रिकॉल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कई बार ऐसा होता है कि याद है, ठीक है, अचानक से कोई ज़रूरी काम आया तो ज़रूरी चीज़ भूल जाना। और डिसोसिएटिव फटीग, ट्रैवल अवे प्लस लॉस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब कई बार लोग भूल के कहीं दूर जगह चले जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, फिर हमारा डिसोसिएटिव में एक और है। आप में से अगर बंगाली हैं कोई, तो दो फिल्म आती है बांग्ला में, एक है बेला शेषे और एक है बेला शुरू। तो इसी में एक फिल्म में क्या होता है, शुरू में यही सीन है कि उनकी जो वाइफ है, वो वाइफ को ढूंढते हैं और वो कहीं पे भूल के वो कहीं चली जाती हैं, तो उससे आप लोग ये रिलेट करोगे। फिर हमारा है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स। तो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहाँ पे 2 और मोर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज, एक ही इंसान 2 तरीके से आइडेंटिटी को डेवलप कर लेता है। फिर डीपर्सनलाइजेशन या फिर डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर, जहाँ पे लोग अपने आप से या फिर अपने सराउंडिंग से डिटैच हो जाते हैं। ओके, फिर हमारे हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेसिव माने डिप्रेशन से रिलेटेड है। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एमडीडी में क्या होगा, पर्सिस्टेंट सैडनेस होगी, होपलेसनेस होगी, इंटरेस्ट आपको लगेगा नहीं किसी में, एपेटाइट होगा मतलब आपको भूख नहीं लगेगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, फटीग और सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। फिर है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिस्थेमिया अगर हम इसको कहते हैं, तो क्रोनिक लॉन्ग टर्म माइल्ड डिप्रेशन। तो जो पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर उसमें आपको माइल्ड यानी हल्का हल्का डिप्रेस्ड आप रहोगे, लेकिन ये क्रॉनिक होगा, आप लंबे लंबे समय तक रहोगे, ऐसे लंबे नहीं लंबे समय तक। ओके, सो फिर हमारा है बाइपोलर और रिलेटेड डिसऑर्डर्स। बाइपोलर और इसके रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है, तो ये अल्टरनेटिव एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया, ये है मतलब डिप्रेशन होगा, मैनिया आपको महसूस होगी, ये अल्टरनेट होगा, कभी ये तो कभी ये ऐसा होगा। ओके, अब इसमें डिप्रेशन फेज में आपको क्या होगा, जब आपका डिप्रेसिव फेज रहेगा तब आपको सैडनेस, होपलेसनेस, लो एनर्जी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें महसूस होंगी। और जब आपका मैनिया फेज होगा तब आपका मूड जो है इलेवेट हो जाएगा, ओवर एक्टिविटी करोगे, इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम, लेस स्लीप, रैपिड स्पीच, रेकलेस बिहेवियर। यानी डिप्रेशन में होगा, आप दुखी रहोगे, आप में एनर्जी नहीं बचेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन मैनियक फेज आप जब का आपका मूड सुधर जाएगा, आप बहुत ज़्यादा काम वाम करने लगोगे, सोना कम हो जाएगा, बात ज़्यादा करने लगोगे, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको मैंने लाल कलर में लिखा है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब ज़्यादा नहीं, अब ज़्यादा है नहीं, अभी कितने तक, 11 नहीं 12 टाइप के हैं, हम देख लेंगे आराम से। ओके, फिर इन स्टूडेंट्स एक्सट्रीम मूड स्विंग्स में अफेक्ट स्टडीज, कंसंट्रेशन, रिलेशनशिप एंड डेली फंक्शनिंग। अब जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अगर ज़्यादा मूड स्विंग्स होगा, उससे उनकी पढ़ाई में इफेक्ट होगी, उनकी कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, उनके जो रिलेशनशिप है और जो डेली फंक्शनिंग है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्राइमरी प्राइमरी जो तरीका है वो है पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड, वो सही होना चाहिए। बच्चे और माँ बाप के बीच में अगर बॉन्ड सही होगा तो उससे जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इजी फील करेंगे चीज़ों को पेरेंट्स के साथ शेयर करने में। और फिर सोशल कॉम्पिटेंस, कोपिंग स्किल्स और स्कूल सपोर्ट। तो अगर स्कूल से सपोर्ट रहेगा, उनमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिप्रेसिव थॉट्स है, उसको अगर कोप करने का स्किल रहेगा, सोशली वो लोग कॉम्पिटेंट रहेंगे, यानी वो लोग अगर इन्फीरियर नहीं फील करेंगे, तब चीज़ें सही हो जाएगी। दूसरा, सेकेंडरी में आप क्या कर सकते हो, अगर ये चीज़ें डिटेक्ट हो जाए बहुत अर्ली, तब काउंसलिंग कर सकते हो, थेरेपी में ले जा सकते हो और मेडिकेशन भी करवा सकते हो। और एकदम टर्शियरी माने लास्ट ऑप्शन, आपको रिहैब में ले जाना पड़ेगा या फिर फैमिली और कम्युनिटी सपोर्ट, रिलैप्स प्रिवेंशन, मतलब वही आपको रिहैब वगैरह ले जाके चीज़ों को पूरा सही करनी पड़ेगी। ओके, तो पहली बात, अगर चीज़ें घर पे सुलझ जाए तो ठीक है। दूसरी बात, अगर नहीं सुलझ जाए तो डॉक्टर के पास ले जाओ। तीसरी बात, अगर उधर ले जाके भी ना सुधरे तब तो उसको सीधा रिहैब में रख कर फिर उसका टेक केयर करना पड़ेगा। ओके, अब हमारा 8वां क्या तरीका है, सिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स। अब सिजोफ्रेनिया के स्पेक्ट्रम में जितने भी आ जाता है वो सारी चीज़ें इधर आ जाएंगी। तो सिजोफ्रेनिया का मतलब सीवियर डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट, परसेप्शन, इमोशन एंड बिहेवियर। तो बहुत ज़्यादा थॉट में, परसेप्शन में, इमोशन में, बिहेवियर में डिस्टॉर्शन आ जाएगा, मतलब वो बिखर जाएगा ऐसे। सिम्टम्स में क्या है, पहली बात तो सिजोफ्रेनिया के ना 2 सिम्टम्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक अपना है पॉजिटिव और दूसरा अपना है नेगेटिव। ओके, तो जो पॉजिटिव है उसमें इंसान को होता है डेल्यूजन्स। आप लोगों का भी नया ट्रेंड है, नया ज़माना का, डेलुलू इज़ द सोलुलू। तो उस जो डेल्यूलू मतलब डेल्यूजन्स,
तो उसमें आपको फॉल्स बिलीव रहेगा कि हाँ यार ये एक्टर मेरा क्रश है तो इससे मेरा कुछ हो सकता है। जस्ट जोकिंग। तो वही है फॉल्स बिलीव। दूसरा है हेलुसिनेशन। आपका फॉल्स एक परसेप्शन बन जाएगा किसी भी चीज़ के प्रति। और डिसऑर्गेनाइज स्पीच और बिहेवियर होगा, मतलब आपके जो बिहेवियर या फिर जो बोलचाल है उसमें ठीक ठाक नहीं रहेगी। निगेटिव सिम्टम्स भी हैं। निगेटिव में क्या होगा? एपैथी होगी, सोशल विड्रॉल, फ्लैट इफेक्ट एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। तो जो पॉजिटिव सिम्टम्स होगा उसमें आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें हो रही है, इवेंट हो रखे हैं या फिर कुछ हो सकता है, मतलब आपको होप की तरफ आप जाओगे, काम हो रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव सिम्टम्स है तो उधर कोई काम नहीं होगा, आप सोसाइटी से विड्रॉ कर लोगे, कोई भी मोटिवेशन आप में नहीं बचेगा। ओके, फिर हमारा 9th नंबर है न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स। तो न्यूरो डेवलपमेंट में क्या है? ये कब होता है? चाइल्डहुड में या फिर एडोलसेंस में हो जाता है, यानी जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो अगर सही नहीं होता है तो ये डिसऑर्डर्स होता है। बहुत सिंपल है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसमें होगा नंबर 1, जिसमें IQ एवरेज होगा और एडेप्टिव फंक्शनिंग थोड़ा बिलो हो जाएगा यूजुअली से, थोड़ा पोर रहेगा, मतलब बंदे को फंक्शन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। फिर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD। इसमें क्या होगा? जो सोशल इंटरेक्शन है, कम्युनिकेशन है, रिपीटेटिव बिहेवियर से, इनमें उसको डिफिशिएट होगा। माने इंसान कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पाएगा, जो सोशली इंटरेक्ट करना चाहिए एक बच्चों को जितना, उतने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, और जो बिहेवियर है उसको वो बार बार रिपीट करेगा एक ही बिहेवियर को। फिर है अटेंशन डिफिशिएट या फिर हाइपर एक्टिविटी ADHD। बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे बच्चों को अटेंशन नहीं दे पाएगा, उसको थोड़ा कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, और हाइपर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होगा, मतलब बहुत चंचल चतुर होगा, बैठेगा ही नहीं एक जगह, ऐसा टाइप। और फिर है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर्स। ये तो आपको अगर पढ़ने में, लिखने में, मैथ्स पढ़ने में दिक्कत आती है तो इसको हम कहते हैं लर्निंग डिसऑर्डर्स। सीधी सी बात है, नाम से पता लग रहा है लर्निंग माने सीखना, तो ये है। आपको शायद मेरी बातों से ऐसा ना लग रहा हो कि मैं बहुत ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मतलब मुझे अभी ऐसा लगा कि कई बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं इसको बहुत ही कैजुअली पढ़ा रही हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, मतलब मैं बहुत इजी आपके लिए करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केयरलेस कर रही हूँ। ओके, फिर हमारा है डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल और कंडक्ट डिसऑर्डर्स। तो डिसरप्टिव या फिर इम्पल्स कंट्रोल, तो इम्पल्स हमारा होता है जो भी हमारा डिसरप्शन होता है उन सारी रिलेटेड है। तो इसमें ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर्स, तो जहाँ पे ODD, इसको डिसओबीडियंस होगा, हॉस्टिलिटी डेफिएंस, मतलब बच्चा कोई अगर होगा तो उसको वो किसी की बात मानना नहीं चाहेगा, डिसओबे करेगा। डिफेंस मतलब डिफेंस वगैरह ये सारी चीज़ें वो करना चाहेगा। फिर हमारा है कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स। कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स में क्या होगा? तो पहले है ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर्स, ODD में बच्चा मानना नहीं चाहेगा, किसी को ओबे नहीं करना चाहेगा। और फिर है कॉन्डक्ट डिसऑर्डर्स, इसमें एग्रेशन होगा, किसी इंसान में क्रुएल्टी होगी, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, चीज़ों को ख़त्म कर देना, झूठ बोलना, चोरी करना, सीरियस वायोलेशन ऑफ रूल्स में लीड टू एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स इन एडल्टहुड। तो बच्चा अगर बचपन से ये सब करता फिरेगा तो बड़े होके चांसेस है कि उसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स उसकी हो जाए एडल्टहुड में। ओके, अब 11 है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो इसमें याद रखो आप, एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब है कि जहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा डर रहता है कि उसकी वेट गेन हो जाएगा इसलिए वो मेंटेन करता है वेट को, और उसको फेयर रहता है वेट गेन की। तो रिफ्यूज़ल टू मेंटेन वेट, नहीं रिफ्यूज़ल नहीं, यहाँ पे रिफ्यूज़ नहीं होगा, मतलब वोरिड आप करो, मतलब वो एक वोरिड ऐसा कर सकते हो। तो वोरिड मतलब उसके वेट को मेंटेन करने के लिए वो वरीड रहेगा, और मतलब डरता रहेगा कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, इसलिए थोड़ा डाइट वाइट करेगा। लेकिन बल्मिया नर्वोसा में क्या होगा? बिंज ईटिंग होगा और कंपेंसेटरी बिहेवियर्स। तो और जो बल्मिया नर्वोसा है उसमें बंदा मोटे वोटे होने की कोई चिंता नहीं रहेगी, वो खाता रहेगा, और हो सकता है उसको वोमिटिंग भी हो, लेक्सेटिव्स भी हो, और वो फास्टिंग भी करे, अपने वजन को ठीक रखने के लिए एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह भी करे। और एक आता है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग का पता है, ये रिकरेंट बिंज ईटिंग विदाउट पर्जिंग। तो बिंज वॉच हम करते नहीं सीरीज को, तो वही है बिंज ईटिंग। ओके, फिर हमारा लास्ट है सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। ये भी आपको पता है, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स। तो बच्चा कोई अल्कोहल ड्रग यूज़ करता है तो उसको हम कहते हैं सब्सटेंस यूज़
फिर सब्सटेंस उसमें क्या है, अल्कोहल होगा, टोबैको, कैनाबिस, ओपीडियस, स्टिमुलस, सेडेटिव्स, ये सारी चीज़ें। फीचर्स क्या होगा, ये टॉलरेंस बन जाएगा, आराम से वो चीज़ों को बर्दाश्त कर लेगा कितना भी नशीला चीज़ हो। डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और विड्रॉल सिम्टम्स अगर आपको याद है, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में क्लास 9th या 10th में, तो उसमें क्या होता है कि अगर उस कोई बंदा मानो हमेशा ड्रग्स लेता है, तो उसको अगर उस ड्रग से विड्रॉ कर दोगे तो वो ऐसे ऐसे आपको नज़ारे दिखाएंगे, वही आपका होंगे विड्रॉल सिम्टम्स। ओके, फिर एक है गैम्बलिंग डिजॉर्डर्स। तो नो सब्सटेंस एडिक्शन, कंपल्सिव गैम्बलिंग डिस्पाइट हार्म। तो गैम्बलिंग का पता ही है, मतलब इधर कोई आपके सब्सटेंस अब्यूज़ नहीं होगा, लेकिन जुआरी हो जाएंगे, बंदी को जुआ खेलने में मज़ा आएगा। वही है। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो पीडीएफ के लिए। और अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम है @प्रियशी सूत्रधर, आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोगों के लिए अगर कुछ और करना है वो भी देखूँगी।